नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पढ़ रहे थे और उसमें जो है हमने जो स्थायी समिति का पहला प्रकार था वित्त समिति। इसके 3 उदाहरण थे जिसमें जो है हमने प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति को पढ़ा। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसका दूसरा प्रकार है विभागीय समिति। मतलब संसदीय समिति को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक स्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। जो स्थायी समिति है इनको 6 भागों में विभक्त किया जाता है। उसका पहला प्रकार था वित्त समितियां। वित्त स्थायी समितियां हमने इसमें 3 उदाहरण पढ़े। अब जो दूसरा नंबर है वो है विभागीय स्थायी समितियां। इसको पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे विभागीय स्थायी समितियां। विभागीय समिति। ये जो विभागीय समिति है इनका जो गठन है, इनका गठन 1993 में हुआ, 1993 में हुआ तथा इनकी संख्या 17 थी। उसके बाद जो है 2004 में इसमें 7 समितियां और बढ़ा दी गई और 2004 में इनकी संख्या 24 हो गई और वर्तमान में भी इनकी संख्या 24 ही है। अगर इसमें बात की जाए, इसके प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। मतलब 24 समितियां हैं और प्रत्येक समिति में 31 सदस्य हैं। और ये जो 31 सदस्य हैं इसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। ये भय है, भय कै की तरह बनता है, राज्यसभा से शामिल होते हैं। अब देखो इसमें ये याद रखना कि जो लोकसभा के सदस्य इस समिति में जो शामिल होंगे उनकी नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के सदस्य जो है जो विभागीय समिति है उसमें शामिल होते हैं। इसी प्रकार जो है जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों को विभागीय समिति में नियुक्त जो करेगा वो सभापति करेगा। ठीक है। उसके बाद जो है जो विभागीय समिति है, विभागीय समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। इस समिति का सदस्य मंत्री नहीं होगा। मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बनेगा। उसके बाद जो है इसके अगर जो कार्य की बात करें, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद को अधिक उत्तरदायी बनाना। अधिक उत्तरदायी बनाना। इसका दूसरा कार्य है विधेयकों की जांच करना। और इसमें याद रखना कि ये जो विभागीय समिति है इसमें जो केंद्र सरकार की या संसद की, इसमें जो है केंद्र सरकार ही लिख लो। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग इसके अंतर्गत आते हैं।
तो विधेयकों की जांच करती है। दूसरा, जो बजट होता है, बजट पर चर्चा करती है। और मंत्रालय तथा विभाग से संबंधित कार्य भी करती है। अगर विभागीय समिति की बात की जाए तो विभागीय समिति का गठन 1993 में हुआ और इस समय इनकी संख्या 17 थी। 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई और वर्तमान समय में भी इनकी संख्या 24 ही है। विभागीय समिति के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। इसमें जो है प्रत्येक समिति में, मतलब 24 समिति है और प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से, जिनको नियुक्त करेगा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, और 10 सदस्य राज्यसभा से, जिनकी नियुक्ति करेगा राज्यसभा का सभापति। इसमें कोई भी सदस्य मंत्री शामिल नहीं होगा। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि संसद के प्रति मंत्री परिषद को अधिक उत्तरदायी या जवाबदेह बनाना, इसका काम होता है। उसके बाद अगर जो इसमें बात करें कि भी इसके अलावा और क्या काम करती है, ये संसद पे बजट पे चर्चा करती है, मंत्रालय विभागीय संबंधित जांच करती है। तो ये सारे काम इसके हैं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विभागीय समितियां और जो राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली विभागीय समितियां हैं, उसके उदाहरण। तो इसमें आगे लिखेंगे हम क्या? आगे इसमें लिखेंगे हम लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत विभागीय समितियां, वो विभागीय समितियां जो लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, जैसे रक्षा समिति। कुछ मुझे याद है जो क्वेश्चन जो है बन सकते हैं या बने हैं। दूसरा है ग्रामीण विकास समिति। नेक्स्ट, नगर विकास समिति। नेक्स्ट, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस समिति। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? कृषि समिति। और क्या है? मानव संसाधन विकास समिति शायद इसमें ही आएगी। और क्या आएगा? ठीक है, काफी है, इनको याद रखना। और दूसरी तरफ जो है राज्यसभा, ये लोकसभा, राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली विभागीय समितियां। इसमें जो है स्वास्थ्य समिति, वाणिज्य समिति,
इसमें एक समिति वित्त और बढ़ा लीजिए, वित्त समिति। वाणिज्य समिति तीसरा आएगा क्या? तीसरा गृह मामलों, गृह मंत्रालय से संबंधित समिति, शायद परिवहन समिति भी इसी में आएगी। तो ये कुछ समितियां हैं जो विभागीय समितियां, जो 24 समितियां हैं उसमें से कुछ समितियां हैं ये, इनके उदाहरण की तरह इनको याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। विभागीय समिति हमारा हो गया। अब जांच समिति। जांच समिति की अगर बात करें तो जांच समिति के 3 उदाहरण हम पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 है याचिका, याचिका स्थायी समिति। नंबर 2 है विशेषाधिकार स्थायी समिति। और नंबर 3 है आचार स्थायी समिति। विभागीय समिति हमारी कंप्लीट। अब हम जाएंगे किस तरफ? हम जाएंगे जांच स्थायी समिति। जांच स्थायी समिति के प्रमुख उदाहरण क्या होंगे? सबसे पहला उदाहरण है याचिका जांच स्थायी समिति। दूसरा है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार जांच स्थायी समिति। और तीसरा है आचार जांच स्थायी समिति। तो हमारा सबसे पहला जो हेडिंग है वो है याचिका जांच स्थायी समिति। ये जो समिति है ये लोकसभा की अलग होती है और राज्यसभा की अलग होती है। लोकसभा की जो समिति है उसमें 15 सदस्य, और जो राज्यसभा की याचिका जांच स्थायी समिति है उसमें 10 सदस्य होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि इनका काम है जो विधेयक हैं, विधेयकों के सार्वजनिक महत्व के मामलों से संबंधित, नीचे लिख दूं, संबंधित आवेदन व याचिकाओं पर कार्य करना, ये इसका काम होता है। तो अगर जो जांच स्थायी समिति को पढ़ें तो जांच स्थायी समिति को 3 भागों में विभक्त करते हैं। याचिका जांच स्थायी समिति, दूसरा है क्या? दूसरा है विशेषाधिकार जांच स्थायी समिति, और तीसरा है आचार जांच स्थायी समिति। अब इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, विशेषाधिकार।
विशेषाधिकार जांच स्थायी समिति। ये जो विशेषाधिकार जांच स्थायी समिति है, इसमें भी ये भी अलग अलग होती है। अगर जो लोकसभा की बात करें, लोकसभा की बनती है 15 सदस्यों से, अलग है। और राज्यसभा की बनती है 10 सदस्यों से। और इसका जो काम है, इसका काम है सदन व सदस्यों, सदस्य कौन, सदन के सदस्यों, सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन से संबंधित कार्य करती है। मतलब अगर सदन या सदस्य के विशेषाधिकार का हनन होता है तो उससे संबंधित ये काम करेगी। और ये काम करती है अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। ये जांच करेगी आधारों का और जवाबदेही तय करेगी। ये समिति हमारी हो गई। उसके बाद तीसरी समिति, कौन सी समिति तीसरी? तीसरी है आचार। इसको यहीं लिख देते हैं। सी, इसको कहेंगे हम आचार जांच स्थायी समिति। इसकी अगर बात करें, राज्यसभा में इसका गठन हुआ 1997 में, 1997 में इसका गठन हुआ। वहीं लोकसभा में इसका गठन हुआ 2000 में। और इसका जो काम है, इसका काम है आचार संहिता लागू होने से संबंधित, इसका काम है। तो ये जो है, इसको हमने लिपिबद्ध कर दिया। अब इसको जो है सुनो ध्यान से। देखो, बात बहुत पुरानी है, मतलब 3 दिन पुरानी है बात। संसदीय समिति हम पढ़ रहे थे। संसदीय समिति को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला जो भाग है स्थायी समिति, वो समिति जो प्रतिवर्ष गठित होती हैं, जिनका विघटन नहीं होता है, लगातार चलती है। दूसरी है स्थायी समिति, जो किसी विषय से संबंधित बनाई जाती है और जैसे ही विषय की समाप्ति हुई, समिति भी समाप्त हो जाती है। स्थायी समिति को 6 भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहला जो प्रकार था वो था क्या? वो था वित्त समितियां। वित्त समिति के हमने कुछ उदाहरण पढ़े, जिसमें प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और क्या, और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये प्रमुख उदाहरण हैं उसके। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा आज विभागीय समिति। विभागीय समिति 24 प्रकार की बताई। इसमें कुछ उदाहरण हमने जो है 6, 7, 9, 10 उदाहरण हमने इसमें पढ़े। कितने सदस्य होते हैं, क्या प्रावधान है, उसके बारे में पढ़ा। गठन कब हुआ, उसको पढ़ा। उसके बाद तीसरी समिति है जांच समिति। जांच समिति के प्रमुख उदाहरण 3 हैं, जिसमें जो है सबसे पहला जो प्रकार है जांच समिति में, वो है क्या? क्या क्या है? जांच समिति 3 भागों में विभक्त की हमने। मतलब जांच समिति के 3 उदाहरण। सबसे पहला है याचिका जांच समिति, दूसरा है विशेषाधिकार जांच समिति, और तीसरा है आचार जांच समिति। ये जो याचिका जांच समिति है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो विधेयक है और सार्वजनिक हित से संबंधित विधेयक हैं, उन मामलों पे जो आवेदन आते हैं, याचिकाएं आती हैं, उस पे ये काम करती है। इसमें जो सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, दोनों सेपरेट होती है,
और राज्यसभा में 10 सदस्यों से मिलकर बनती है। मतलब 15 सदस्यों की लोकसभा में काम करेगी और 10 सदस्यों की राज्यसभा में। ऐसी विशेषाधिकार जो होती है, विशेषाधिकार वाली जो सदन के और जो सदस्यों के विशेषाधिकार हैं, उनके हनन से संबंधित है। अब ये जो समिति है, इस समिति का काम क्या होता है? ये अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है, दंड का प्रावधान भी कर सकती है। ये जांच करती है कि हनन जो हुआ है उसके आधार क्या थे। प्रामाणिकता हुई तो दंड सुनिश्चित करेगी, कार्यवाही करेगी। उसके बाद जो है आचार समिति का जो गठन है वो राज्यसभा में हुआ 1997 में और लोकसभा में गठन हुआ 2000 में। इसका जो काम है आचार संहिता के लागू होने से संबंधित है। तो बस इतनी ही इसमें कहानी थी। अभी कहानी बची है चौथा प्रकार और पढ़ते हैं। चौथा प्रकार क्या है? चौथा क्या है? चौथा प्रकार है जांच व नियंत्रण स्थायी समिति। इसके दो उदाहरण मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे अच्छे नहीं लगे, वो पेपर वाले को अच्छे लगते हैं, एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं। और जब आप उन्हें सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, एग्जामिनर को अच्छे लगे होंगे। और जो चीज़ एग्जामिनर को अच्छी लगती है, उन फैक्टों को क्वेश्चन बनाकर, इल्झाकर और बहुत ज़्यादा इल्झाकर पेपर में डाल दिया जाता है। फिर करते रहो। तो जांच नियंत्रण समिति के दो उदाहरण समितियों के अच्छे हैं, उसको देखो कौन कौन से हैं। जांच व नियंत्रण स्थायी समिति। ये जो जांच व नियंत्रण स्थायी समिति है, इसके हम दो उदाहरण ही पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समिति। ये जो समिति है, ये 30 सदस्यों से मिलकर बनती है। और इसमें जो है 20 सदस्य किसके होंगे? लोकसभा के होंगे। लोकसभा से 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है अनुसूचित पेट्रोल खत्म, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग व अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग से या राष्ट्रीय आयोग के द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर कार्य करती है।
और इसका जो पूरा नाम है समिति का, इसका पूरा नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण कल्याण समिति। अब जैसे इसका नाम ही कल्याण से है, तो ये जो है क्या काम करती है, जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित कार्य करती है, या कल्याण से संबंधित जो कार्य चलाए जा रहे हैं उनकी जांच करती है। तो महत्व की है, याद रखना। नेक्स्ट, एक और इसका प्रकार पढ़ेंगे भाई और विराम देंगे। इसका दूसरा प्रकार है क्या, अगर इसको भी साफ कर दूं मैं तो हमें जगह मिल जाएगी। ओहो बेटा, बदमाशी नहीं। इसका दूसरा प्रकार है महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण समिति। जहां तक मुझे याद है, इस समिति का जो गठन है वो 1997 में गठित की गई, इसका गठन भी याद रखना। और इसमें जो है 30 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और इसमें से जो है 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसका काम क्या है? इसका कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग। यह महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण आयोग, वो उसमें भी जो है राष्ट्रीय पहले लगा लेना आप, है ना, बाद में लिख दिया मैंने। किसमें? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण, यह राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसमें शामिल होगा। दोनों ही आयोग शामिल हैं, या एक ही आयोग समझो इसे, राष्ट्रीय महिला आयोग समझो इसे, के द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर कार्य करती है या जांच करती है उसकी। दूसरा काम है जो केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए, महिलाओं के विकास से संबंधित कार्यों की नियमितता की जांच करती है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी जांच करती है। तो हमारा जो है टॉपिक पूरा हुआ। जांच व नियंत्रण समिति में 2 उदाहरण हमने पढ़े, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति।
इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। इसका काम क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग जो है उसके द्वारा जो प्रतिवेदन दिए जाते हैं उनकी जांच करती है, उस पे कार्य करती है। और दूसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण से संबंधित कार्य करती है। वहीं जो है जांच व नियंत्रण समिति का जो दूसरा उदाहरण हमने पढ़ा वो है महिला सशक्तिकरण समिति। ये जो महिला सशक्तिकरण समिति है इसका गठन 1997 में हुआ, 1997 में इसका गठन हुआ। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसका काम भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित या महिलाओं को सुविधा देने के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी जांच करती है, नियमितता की। दूसरा जो है महिला आयोग जो है उसके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पे काम करती है। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।